हेलो, नमस्कार। मैं हूँ प्रशांत कुमार। चलिए आज का क्लास थर्ड क्लास होगा संस्कृत का। तो संस्कृत पेडागोगी के साथ गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत व्याकरण, बहुत से ऐसे प्रश्न आएंगे आपके सामने में जो सीटेट की परीक्षा उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आने वाली है। तो चलिए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, मुझे ये यहाँ पे लोकेट हो रहा है कि आप लोग जुड़ते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि व्यू को देखने के बाद ऐसा लगता है कि आप लोग जरूर पढ़ रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन जो है थर्ड जो है सीटेट फर्स्ट पेपर के लिए है ये क्वेश्चन। फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए काम में है। तो संस्कृत में ऐसा होता है, संस्कृत में ये फर्स्ट सेकंड नहीं देखा जाता, चाहे सीडीपी हो, ये फर्स्ट सेकंड नहीं देखा जाता है। ठीक है। तो चलिए आज का प्रथम क्वेश्चन पे चलते हैं और सबसे पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग क्या, गद्यांश को। तो गद्यांश में क्या कहता है कि गुरु द्रोणाचार्य युद्धस्य कलासु निपुण आसीत्। गुरु द्रोणाचार्य जो थे युद्ध कला में क्या है, क्या थे, निपुण थे, काफी निपुण थे। तस्य ख्याति सर्वत्र अभवत, उसका ख्याति, उसका जो नाम था वो सभी जगह क्या थे, विख्यात थे। एकलव्य नाम युवको धनुर्विद्या शिक्षितुम इच्छत। एकलव्य नाम के एक युवक धनुर्विद्या सीखने के लिए क्या थे, इच्छित थे, यानी जिज्ञासित थे। सह द्रोणाचार्य से समीपम आगछत, वह द्रोणाचार्य के समीप आ जाते हैं। सह द्रोणाचार्य प्रणम अभवत आचार्य वर्य, वह द्रोणाचार्य को प्रणाम करके बोलते हैं, आचार्य वर्य। शिष्यो भूता यतो चरणो सर्वे सेवितुम इच्छामि। शिष्य जो है, शिष्य की इच्छा है कि आपके चरणों में सेवा दूं, ये मेरी इच्छा है। आचार्य तम अपेक्षत, आचार्य, आचार्य कौन, गुरुनाचार्य, गुरुनाचार्य पूछते हैं, कस्य पुत्रो असि, तुम किसके पुत्र हो। एकलव्य अप्रवत, अहंग निषादस्य पुत्र अस्मि। एकलव्य बोलते हैं कि हम जो हैं निषाद राज के पुत्र हैं, यानी निषाद के पुत्र हैं। आचार्य अकथत, तदा एतत् न संभवति। आचार्य कहते हैं, गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, तब तो यह संभव नहीं है कि मैं तुम्हें शिक्षा दे पाऊंगा, तुम नीच जाति के हो। एकलव्य निराशो भूत्वा वनं आगछत। एकलव्य क्या करते हैं, निराश होकर वन को आ जाते हैं। तत्र सह आचार्यस्य मृण्मयी मूर्तिम रचित्वा तंग प्रणाम अभ्यासं आरब्धान। वो क्या किए, लौट के आ गए अपने वन और अपने प्रण से, यानी आचार्य का, किसका, आचार्य का, कौन से आचार्य, द्रोणाचार्य का मूर्ति बनाया और उसको प्रणाम करके अभ्यास आरंभ कर दिया। एवं सह प्रतिदिनम आचार्य से मूर्तिम प्रणयम बनानां प्रक्षेपणस्य अभ्यासं करोति स्म। वह प्रतिदिन क्या करते थे, आचार्य की मूर्ति के सामने प्रणाम कर कर वन परीक्षण अभ्यास करते थे, वन का परीक्षण और अभ्यास करता था या फिर प्रशिक्षण करते थे। अभ्यासेन तनं धनुर्विद्या कौशलम अमिलत, अभ्यास करने के बाद उन्हें धनुर्विद्या का कौशल काफी मिल गया। एकदा अर्जुन वन वनम गच्छत, स धनुर्विद्यायाम एकलव्यस्य कौशलं दृष्ट्वा विस्मित अभवत। एक दिन क्या किए अर्जुन, घूमने के लिए गए थे, धनुर्विद्या का देखकर, किसका, वह जो है धनुर्विद्या देखकर एकलव्य का कौशल दृष्टवा विस्मित और चकित हो गए, इतनी अच्छी धनुर्विद्या आखिर है कौन। अर्जुन आचार्यम एकलव्य अद्भुत कौशलम अकथयत। अर्जुन जो है आचार्य को, गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य के बारे में पूरा कौशल को व्याख्या कर दिया, बता दिया कि आचार्य ऐसे हैं, ऐसा धनुर्विद्या वाले स्टूडेंट या फिर कई शिष्य हैं। आचार्यो अपनी वनं गत्वा, आचार्य भी, द्रोणाचार्य भी क्या किए, वनं गए। तस्य कौशलम अपश्यत, उसका कौशल देखा, किसका, एकलव्य का। एकलव्य आचार्य प्रणम अकथयत, एकलव्य जो है आचार्य का, आचार्य को प्रणाम प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आचार्यवर्त, आचार्यवर्य, हे आचार्यवर्य, युष्माकं कृपयेव धनुर्विद्यामं अहं किंचित निपुणो अभम। कहते हैं, आचार्य बाब, आपके कृपा से ही हम धनुर्विद्या में निपुण हो गए हैं। अहं का दक्षिणा याच्छामि, आपका क्या दक्षिणा है, आप याचना कीजिए, मांगिए। आचार्य औचित्यत, यदि एकलव्य शत्रुणां पक्षे भवेत, आचार्य जो है चिंता में पड़ गए कि यदि एकलव्य जो है शत्रु के पक्ष में चला गया तो सह अर्जुन अपनी जायते,
जाए, तब तो अर्जुन इसके सामने में कुछ नहीं, अर्जुन भी इसको नहीं संभाल पाएगा। तदा आचार्य अभवत, तब आचार्य सोचकर बोलते हैं, दक्षिण हस दक्षिण हस दक्षिणस्य हस्तस्य अंगूठा याच, हम तुम्हारा दाहिने हाथ का अंगूठा मांगते हैं, तुम अपना दाहिना हाथ का अंगूठा दे दो हमको। एकलव्य सहर्षम अंगुष्ठे छित्वा आचार्य अयच, अर्थात एकलव्य क्या किए, अपना तलवार निकाले और तुरंत अपना हाथ का दाहिना अंगूठा काट के आचार्य के चरणों में दे दिए। समझ गए आप लोग? तो चलिए आप इस पे आता है क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको समझने में किसी को कोई परेशानी? यह तो आप कहानी के तौर पे था, आप लोग भी समझ गए होंगे। और देखिए, कह एकलव्य कौशलन विभीषण, देखिए कौन जो है कौशल, किसका कौशल देख के चकित रह गए? तो यहाँ पे अर्जुन अर्जुन ही गए थे ना, तो अर्जुन है पहले, तो अर्जुन ही गए थे पहले देखने के लिए। तो इस प्रकार जो है अर्जुन जो बन गया था वह धनुर्विद्या एकलव्य का कौशल देखकर क्या हुए, चकित हो गए, विस्मित हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं आचार्य द्रोण दक्षिणा रूपे की अक्षत की अयक्षत, यानी आचार्य गुरु द्रोण जो है दक्षिणा के रूप में क्या मांगा? समझ रहे हैं कि आचार्य द्रोण क्या मांगा था? एकलव्य धनुष, क्या धनुष मांगा था? नहीं। एकलव्य प्राण, क्या एकलव्य का प्राण मांगा था? नहीं। एकलव्य हस्त, क्या एकलव्य का हाथ मांगा काट के? ये भी नहीं होगा। एकलव्य हस्तस्य अंगुष्ठनम, एकलव्य का हस्त का अंगूठा मांग लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क धनुर्विद्या निपुणो अभवत, क धनुर्विद्या निपुणो अभवत, एकलव्य, अर्जुन, द्रोण, क्रोण, बताइए। एकलव्य धनुर्विद्या, अभी तो एकलव्य का चल रहा था, एकलव्य भी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। धनुर्विद्या यास्मिन पदे संति वर्तते, धनुर्विद्या अस्मिन पदे संधि वर्तते, धनु जोड़ विद्यायं, धनु यानी विसर्ग संधि, शुद्ध संधि या शत संधि कौन हो सकता है? देखिए विसर्ग संधि, देखिए इसमें है धनु प्लस विद्यायाम, संधि विच्छेद कीजिए, विसर्ग संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए मेरा गलती हुआ। एकलव्य से सहर्षम अनुष्ठम छित्त्वा आचार्यं अयत् वाक्यम लिट लकारे, यानी एकलव्य जो है सहर्ष यानी तुरंत अंगूठा काट के आचार्य को जो दिए, इस वाक्य में लिट लकार परिवर्तन कीजिए, लिट लकार। देखिए लकार पढ़िएगा तब आपको लिट लकार, लोट लकार जो भी होता है वो सब आपको समझ में आएगा। तो अभी हमको भी पूरा कंफर्म नहीं है, तो फिर भी हम लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए एकलव्य सहर्षम अनुष्ठम छित्त्वा आचार्य दास्यति दास्यति, देखिए लिट लकार, यह वाक्य भूतकाल में है, दे दिया भूतकाल में, क्रियापद द्वारा लकार का ज्ञान होता है। इस वाक्य का भविष्यत काल में अगर बनेगा तो एकलव्यम सहर्षम अनुष्ठम छित्त्वा आचार्य दास्यति, अर्थात एकलव्य हर्ष के साथ यानी उत्कृष्ट के साथ अंगूठा काटकर आचार्य को देगा। यानी आप समझ लीजिए लिट लकार भविष्यत काल और भूतकाल लंग लकार, भविष्यत काल लिट लकार और लोंग लकार भूतकाल लंग लकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। लट लकार ददाती, लट लकार ददामी, तीता अंति सीथा, अगर आप लोग समझते हैं धातु रूप में है तो धातु रूप को थोड़ा समझना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित उपसर्ग धातु प्रत्यय प्रत्ययुक्त पदं वर्तते, निम्नलिखित उपसर्ग धातु प्रत्ययुक्त पद को है समझिए। देखिए सेवितुम, प्रणयम, भूत्वा, दृष्ट्वा, सेवितुमुन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए प्रणयम, अब देखिए इसको थोड़ा विश्लेषण करते हैं। दिए गए विकल्पों में प्रणयम पद उपसर्ग धातु और प्रत्यय पद हैं। जैसे प्रणयम प्राण करके, प्रणाम करके, इसमें देखिए विग्रह है, प्र हो जाएगा उपसर्ग, नम हो जाएगा धातु, लेप हो जाएगा प्रत्यय। तो इस प्रकार प्रणयम क्या हो गया? उपसर्ग धातु प्रत्यय युक्त ये वर्ड हो गया, यानी शब्द हो गया। सेवितुम अस्मिन पदे प्रकृति प्रत्ययो वर्तते,
से भी तुम, सेब जोड़ तुमुन, से भी तुम, बिल्कुल सही है। अब देखिए इसको समझिए, से भी तुम इस पद में प्रकृति प्रत्यय है। जैसे शब्द का अगर विग्रह करते हैं तो सेब जोड़ तुमुन, जिस प्रकार वहां किया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एकलव्य कस्य पुत्र आसीत? एकलव्य था किसका पुत्र था? द्रोणाचार्य का पुत्र था? नहीं। निषाद राज का पुत्र था? बिल्कुल सही है। कर्ण का पुत्र था? नहीं। अर्जुन का पुत्र था? नहीं। एकलव्य किसका था? निषाद राज का पुत्र था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए दूसरा गद्यांश आ गया। दूसरा गद्यांश में क्या कह रहा है कि महाकाव्ये कालिदासस्य संस्कृत साहित्य महत्वपूर्ण स्थानम। महाकवि कालिदास का संस्कृत साहित्य में क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। तंग जना भारतस्य शेक्सपियर इति कथयन्ति। उसको जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। लोग उसको भारत का शेक्सपियर कहते हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। तो सह चत्वारि महाकाव्यानि त्रिनाटकानि च औचर्यत और अचत, यानी वह जो है चत्वारी, यानी क्या हो सकता है चत्वारी मतलब? 14 महाकानी त्रिणी, यानी 13। देखिए इसमें कंफ्यूजन है, चत्वारी मतलब क्या होता है? नहीं, चत्वारी में गलती हो रहा है, तो थोड़ा इसको समझना है। चत्वारी मतलब 4 होता है, 14 होता है। चत्वारी मतलब 4 ही होना चाहिए। महाकाव्य 4 महापन और 3 नाटक। तेषंग नमानि संति। देखिए ये जो है नाटक का नाम है ऋतु संहारं। चत्वारी मतलब 4 होता है, त्रिणी मतलब 3 होता है। देखिए 4 में जैसे दिया हुआ ऋतु संहारन, कुमार संभवन, रघुवंशम, मेघदूतम, ये काव्य है। स चत्वारी महाकाव्यानि, यानी वो जो है 4 महाकाव्य लिखे हैं, जिसका इसका नाम क्या है? ऋतु संहार, कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम, ये है इसका काव्य। और 3 नाटक लिखे हैं, जिसमें कि मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोत्वर्षियम, अभिज्ञान शकुंतलम च नाटक। ये जो है तीनों इसका नाटक है। कालिदासस्य विक्रमादित्य राजभाषाया रत्नम आसीत। कालिदास जो थे विक्रमादित्य के राजसभा में एक रत्न के रूप में थे। तस्य जन्म विषये मतभेद अस्ति। उसके जन्म के बारे में मतभेद हैं। केचित् मान्यति यत् कालिदास जन्म ईसा पूर्वम प्रथम सप्ताहान च अवत। बहुत ऐसे कहते हैं, मानते हैं कि कालिदास का जन्म ईसा पूर्व प्रथम सप्ताहान के, प्रथम ईसा पूर्व यानी ईसा से ईस्वी से पहले, प्रथम सप्ताहान के पहले हुआ था। ठीक है। ओपरे तुंग तंग चंद्रगुप्तस्य द्वितीयस्य समकालीन कथयन्ते। उसके बाद भी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि चंद्रगुप्त जो है द्वितीय, यानी द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक थे। अस्ति किंवदंती यत् सह पूर्व महामूर्ख आसीत। बहुत कोई कहते हैं कालिदास बहुत महामूर्ख थे। पंडिता छलेन तस्य विवाह विदुष्या विद्वत्मया सह अकरण। कहते हैं पंडित जो है छल से एक पढ़े लिखे महिला से शादी करवा दिया। यत तेंग तस्या गर्भम अप्रेमतु इच्छा। वे जो है गर्भ से यानी गर्भान्वित होकर इस अप्रिय कारण का जान नहीं पाया। तस्यांग प्रतिज्ञा आसीत यह कश्चित मास शास्त्रार्थे जयती। यानी जो है विवाह के, देखिए विवाह हुआ नहीं था, पंडित जो है छल से उसको विवाह कराने के लिए एक विदुषी के पास, यानी विदुषी क्यों, जो विद्वान महिला होता है उसके पास ले गई। तो इसके बारे में बहुत से ऐसे हास्यप्रद कहानी है जो कि मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा। तो वो जो है महिला के पास गया, तो ये लोग पहले समझ गए कि इशारा में सिर्फ बात करना है। तो वो विदुषी महिला जो थी जिससे कालिदास का शादी हुआ,
उसका प्रतिज्ञा था कि जो उसको जो है शास्त्र में हरा देगा उसी से वो शादी करेंगे। तो तेम भारता भविष्यति, वो जो है भविष्य में क्या हुआ, वही महिला कालिदास का पत्नी हुई। पंडिता तस्य अद्युतन तेम मिलित्वा विचारम कश्चित महामूर्ख तदा स विवाह कुर्यात् इति। अथ एकदा ते पश्यत एकः पुरुष, उसने देखा कि एक पुरुष कौन, ये पंडित देखे एक महामूर्ख पुरुष, याम शाखा अधिष्ठत, जिस शाखा पर बैठे थे, ताम ते मूले छेतुम प्रवृत्तिं स्थिति, जिस शाखा पर बैठे थे उसी शाखा को काट रहे थे। ते तंग विद्योत्तमा समीपम अन्यत, वो जो है पंडित के पास यानी विदुषी के पास लाए। च महापंडित अयं न किंचित वदति, ये जो है महापंडित है, आगे बढ़ा के बताइए, कोई टेंशन नहीं। एकदा रात्रो उपराष्टं स्थित्वा मूढ़ कालिदास उट्र इति अभवत्। विद्योत्तमा तं महामूर्खं मत्वा गृहात् बहिरकरोत्। तिरस्कारेण संतप्तः स कालिदास महाकाली इष्टं देवी कृत्वा विद्या अध्ययनम् अकरोत्। शीघ्रम एव कालिदासस्य रूपं प्रसिद्ध कवि च अभवत्। एक दिन एक रात को महामूर्ख कालिदास को कौन तो उठ उठ कहकर बुला रही है, कौन, विद्यात्मोतं महामूर्खं मत्वा गृहात् बहिरकरोत्। जब वे उठकर बाहर निकले, तिरस्कारेण संतप्तः स महाकाली इष्ट देवी, उसके सामने में क्या हुआ, महाकाली माँ विद्या अध्ययन के लिए उसको क्या किए, उसकाए। शीघ्रम एवं कालिदास रूपम प्रसिद्ध महाकवि च अभवत्। उसके बाद क्या किए, शीघ्र ही कालिदास जो है कालिदास के रूप में वो बन गए कालिदास, कालिदास के रूप में वो महाकवि के रूप में बने। कालिदास से काव्य शैली सरला सुमधुरा चो अस्ति, कालिदास का काव्य शैली सरल और सुमधुर है। तस् रचना पठित्वा श्रुत्वा व वयम आनंदम अनुभव, उसका रचना पढ़ के हमें क्या होता है, आनंद का अनुभव होता है। किम अधिकेनो कालिदासस्य भारता विभूति, कौन नहीं जानता कि भारत का विभूति कालिदास के रूप में उभरे हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने में है, क्वेश्चन नंबर 9, कालिदासस्य शैली किंग दिशंग, कठिना, सरला, मधुरा, क्लिष्टा, अबोध्य। अभी देखिए है यहाँ पे कालिदासस्य काव्य शैली सरला मधुरा चो अस्ति, तो सरला मधुरा में लगा दीजिए, आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कालिदासस्य विवाह कस्य सह अभवत्, कालिदास का विवाह जो है कैसे हुआ, किससे हुआ, विद्यात्मों सह, विद्या स्व, शकुंतलया स्व, शैल्या स्व। देखिए विद्यात्मों सह हो सकता है, बिल्कुल सही है। देखिए कालिदास है ना, कालिदास का विवाह किसके साथ हुआ, या गद्यांश कालिदास से संबंधित है, ठीक है, गद्यांश मूललिखित एव तो पंडिता तत्काली संकेतानम अन्यथो तस्य सह तस्य विवाहम औचुकत्। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कालिदासस्य इति नाटकानि सन्ति, कालिदास का कितने नाटक हैं, त्रीणि नाटकानि है, और काव्य चत्वारि, काव्य 4 हैं। कालिदासस्य कस्य राजभाषायत्नम् आसीत्, चंद्रगुप्त विक्रमादित्यस्य, विक्रमादित्य के राजभाषा में एक रत्न के रूप में थे कालिदास। अधोलिखितेषु कत्वा प्रत्ययाक्तान् शब्दः अस्ति, अधोलिखित कत्व प्रत्यय अंत में प्रत्यांत में शब्द कौन सा है, श्रुत्वा, पठित्वा, कृत्वा, एते सर्वे हो सकता है। अब देखिए अधोलिखित में क्या कहते हैं, कत्वा प्रत्यांत शब्द हैं, दिए गए शब्द में श्रुत्वा, पठित्वा, कृत्वा, ये सभी कत्वा प्रत्यांत है। जैसे देखिए कत्वा, श्रुत्वा, पठित्वा, कत्वा, ये सब क्या है, कत्वा प्रत्यांत के शब्द हैं। श्रुत्वा मतलब सुनकर, पठित्वा मतलब पढ़कर, कृत्वा मतलब कर कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कर रहे हैं कि ज्येष्ठति अस्मिन् पदे लकारः वर्तते, ज्येष्ठति, देखिए लंग लकार
क्या हो जाएगा? भविष्य, ये भूतकाल, लिट लकार, लोट लकार, लट लकार। देखिए लोट लकार हो सकता है, देखिए लिट लकार हुआ। देखिए अगर लकार को समझना है तो ज्येष्ठति, ज्येष्ठति में लिट लकार है। कैसे ज्येष्ठति लिट लकार का प्रयोग कैसे करते हैं? ज्येष्ठति एक वचन, ज्येष्ठति देशत ती तह अंथी सी था आमी आव आम। देखिए है, तो लिट लकार का प्रयोग होता है, लिट लकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे का। भविष्यति इत्यत्र संधि वर्तते। भविष्य इति, भविष्यति, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। गुण संधि, वृद्धि संधि, भविष्यति, भविष्यतीति, भविष्य, य प्लस अ, दीर्घ संधि। देखिए वृद्धि संधि हो सकता है, भविष्यति, अयादि संधि हो सकता है, वृद्धि संधि में लगाते हैं। देखिए दीर्घ संधि हुआ। देखिए अ प्लस अ आ गया दीर्घ संधि का, ये अ प्लस भविष्यति, भविष्यति, य प्लस अ तो दीर्घ संधि का आएगा। दीर्घ संधि का सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, अ प्लस ओ आ प्लस ओ आ, ई प्लस ई दीर्घ ई दीर्घ ई प्लस ई दीर्घ ई, उ प्लस उ दीर्घ उ, दीर्घ उ प्लस उ दीर्घ उ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए आज संस्कृत का हम लोग चलते हैं पेडागोगी पे। संस्कृत पेडागोगी यानी संस्कृत शिक्षण शास्त्र। अध्यापक, अध्यापक कक्षायां संस्कृत श्लोकम पाठयति। अध्यापक जो है कक्षा में संस्कृत श्लोक का पाठ करवा रहे हैं। प्रत्येक छात्रा श्लोकस्य स्वर वाचनं करोति और करोति। प्रत्येक छात्र श्लोक का आवाज के साथ वाचन करते हैं यानी मौखिक। अनेन, तब ये क्या हो रहा है? तेषां ज्ञाने वृद्धि न भवति, इससे ज्ञान का वृद्धि नहीं होगा। छात्राणां श्रवण लेखन क्षमता विकासं भवति। छात्र का श्रवण लेखन क्षमता विकास करना चाहता है। छात्राणां पठन लेखन क्षमता विकासं भवति। छात्र जो है पठन लेखन का विकास करना चाहता है छात्र का। तेषां आत्मविश्वासे वृद्धि भवति, तेषां आत्मविश्वासे भवति, बिल्कुल सही है। उसका आत्मविश्वास या श्लोक पढ़ने के लिए जो आत्मविश्वास को जगा रहा है। देखिए बिल्कुल सही हो गया, हम पहले लगाए थे ये। अभी जो है देखिए किसी भी सवाल को पहले पढ़िए समझिए, वो क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही होगा। तो क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए, और मैं बार बार यही आपसे बोल रहा हूँ कि समझ रहा हूँ कि मैं भी पढ़ता हूँ अपने लिए, आप भी पढ़िए अपने लिए। ना तो हम पढ़ के आपको दे सकते हैं, ना तो आप हमको पढ़ के दे सकते हैं। इसलिए जितना मैं जानता हूँ उसको ग्रहण कीजिए, जो आप जानते हैं आप भी हमको ट्रांसफर कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आगे क्वेश्चन में। विद्यालय संस्कृत शिक्षण से त्रय स्तर सन्ति। विद्यालय संस्कृत शिक्षण के 3 स्तर हैं। अत्र प्रारंभिक स्तर कास्यां कक्षां समाविष्ट भवति। प्रारंभिक स्तर में कौन से क्लास के कक्षा को समावित करते हैं यानी होता है? तो प्रथम क्या कहते हैं, अत्र प्राथमिक स्तर है। प्राथमिक स्तर में प्रथमतः पंचमी प्रयुक्तम। देखिए प्रथम में जो है पश्चिमी तक कर लेते हैं ना प्राथमिक विद्यालय में। तो प्राथमिक विद्यालय में मतलब हमको समझ में नहीं आया, गलत कैसे हो गया? कहते हैं विद्यालय संस्कृत शिक्षण से त्रय स्तर सन्ति। विद्यालय में संस्कृत शिक्षण का संस्कृत शिक्षण का है अत्य प्रारंभिक स्तर है। देखिए क्वेश्चन को नहीं समझे, गलत हो गया। अत्र प्रारंभिक स्तरे कासांग छात्राणां समावेश भवति। देखिए संस्कृत शिक्षण के लिए बचपन से लेके 5वां तक संस्कृत जो है ना उतना स्टूडेंट नहीं जानते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए इसको समझिए, विद्यालय में संस्कृत शिक्षण के 3 स्तर हैं।
यह प्रारंभिक स्तर पर कौन सी कक्षाओं का समावेशित होता है? कौन सी कक्षाओं का समावेशित होता है? विद्यालय में संस्कृत शिक्षण का आरंभिक स्तर पर 8वीं से 8वीं कक्षा तक होता है, यानी 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक होता है प्रारंभिक स्तर। सेकेंडरी स्तर यानी माध्यमिक स्तर 9वीं से 12वीं तक, और उच्च स्तर विद्यालय की कक्षा, विश्वविद्यालय कक्षा, जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे कहते हैं। तो समझ गए कि संस्कृत भाषा की कक्षाएं 3 होती हैं: प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर। प्रारंभिक स्तर में 6 से 8, माध्यमिक स्तर में 9 से 12, उच्च स्तर में विश्वविद्यालय, यानी आप ये समझ लीजिए, जो भी उससे उपरोक्त जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान हिंदी भाषाया का स्थिति विद्यते? भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का स्थिति क्या है, कहाँ है? तो हिंदी भाषा का जो है राजभाषा, प्रशासनिक भाषा, शिक्षा माध्यम भाषा, स्वराजभाषा। तो हिंदी भाषा क्या हमारा राजभाषा है भारतीय संविधान में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉन डेवी महोदय सिद्धांतम नाम की? जॉन डेवी महोदय का सिद्धांत का नाम बताइए, क्या है? रचनात्मकतावाद, प्रयोगात्मकवाद, करणवाद, एते सर्वे। जॉन डेवी महोदय प्रयोगवाद के जनक थे सभी का, करणवाद का भी, रचनात्मकवाद का भी, एते सर्वे। देखिए प्रयोगवाद में हम पहले भी लगाए थे, अभी भी लगाए हैं। देखिए जॉन डेवी महोदय के सिद्धांत का नाम है प्रयोगवाद, रचनात्मकतावाद और करणवाद। तो इस प्रकार जॉन डेवी महोदय का तीनों सही है। एते सर्वे जब भी हुआ, रचनात्मकतावाद, प्रयोगवाद, आप इतना समझ इसको याद कर लीजिए। कोई भी काम करने से होता है, फिर प्रयोग करते हैं, प्रयोग जब पहले रचना करते हैं फिर उसका प्रयोग करते हैं। तो जॉन डेवी महोदय यही बात बता रहे हैं कि किसी भी काम करने के लिए पहले उसको जो है करते हैं, उसकी रचना करते हैं, प्रयोग करते हैं। इतना याद रख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा जॉन डेवी महोदय से सिद्धांत का नाम क्या क्या है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है कि शिक्षका कक्षायां पाठ्यपुस्तकस्य सक्रिय बोधनार्थं प्रेरितुम इच्छति। शिक्षक जो है कक्षा में पाठ्यपुस्तक का सक्रिय बोधन करने में प्रेरित करने की इच्छा रखता है, सक्रिय बोध करने की, प्रेरित करने की इच्छा रखता है। तस्य कृते एतत् महत्वं यत् छात्रा, वह जो है महत्व यत् छात्रा, यानी छात्रा के महत्व के लिए, छात्र के महत्व के लिए क्या करते हैं? देखिए पाठ्य पुस्तक के उत्तरायण लिखंतु, पाठ्य पुस्तक के द्वारा उत्तर लिखाते हैं। शिक्षकन पृष्ठान प्रश्नान ध्यानपूर्वक सुनन्तु, शिक्षक जो है पूछा हुआ प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। पुस्तकायां उत्तराणि लिखंतु, स्वयं प्रश्नान पृच्छन्तु। देखिए स्वयं प्रश्नान पृच्छन्तु हो सकता है, 100% सही है। अब देखिए थोड़ा इसको समझ सकते हैं। कहते हैं कि संस्कृत यानी शिक्षक कक्षा में पाठ्यपुस्तक की सक्रिय बोध कराने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि छात्रों को क्या करना चाहिए? अतः महत्वपूर्ण यह है कि छात्र खुद से प्रश्न पूछे। बिल्कुल सही बात है, जब तक नहीं पूछेंगे तब तक समझेंगे कैसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भाषा कक्षायां शिक्षकाः छात्राणां कथा श्रवित्वा तदाधारिता प्रश्नां पृच्छन्ति। भाषा कक्षा में शिक्षक जो है छात्र का कथा सुनते हैं, तद उसके आधार पर प्रश्न पूछते हैं। सह एवं सह का आकलति, शिक्षक जो है क्या आकलन करना चाहते हैं? छात्राणां श्रवणन कौशल। ये हो जाएगा उधर, वो हो जाएगा उधर। हाँ पहले हाँ पहले बात हाँ। छात्राणां श्रवण कौशलस्य साप्ताहिक ज्ञानम अनन्यम। देखिए छात्राणां श्रवण कौशल्य का जो है वो आकलन करना चाहता है। छात्र जो हम पढ़ा रहे हैं उसको सुनने की कौशल है कि नहीं, समझ पा रहा है कि नहीं। पठने दुर्बल विद्यार्थिना कृते कस्य शिक्षणस्य आवश्यकता वर्तते। पठन में दुर्लभ यानी पठन में कमजोर, पढ़ने में कमजोर विद्यार्थी को कौन सा शिक्षण आवश्यकता वर्तते? नाट्य शिक्षण शास्त्र,
पद शिक्षण शास्त्र, उपचारात्मक शिक्षण शिक्षण से देखिए यहाँ उपचार को जब वो कमजोर है तो उसका क्या करना है, उपचार करना है हमको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बालक नूतन विषय अधिगंतुम शक्नोति, बालक जो है नूतन विषय के बारे में जानना चाहते हैं। निम्नलिखितेषु कः बालकस्य अधिगमे सहायको अस्ति, निम्न में से कौन सा बालक के अधिगम में सहायक हो सकते हैं। कत्वा अधिगमस्य, निरीक्षण अधिगमस्य, परीक्षण अधिगमस्य, एते सर्वे करके, निरीक्षण करके, परीक्षण करके, एते सर्वे। रचनात्मक कक्षायां कवि, रचनात्मक कक्षा आप लोग देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूटिव, अंग्रेजी तो हमको उतना समझ में नहीं आ रहा है, क्लासरूम। रचनात्मक कक्षायां संस्कृताया पठन सम्यक शिक्षक, यानी कि रचनात्मक कक्षा में यानी कविता रचना के समय में, पाठन समय में शिक्षक को क्या करना चाहिए या कैसे रहते हैं या फिर क्या करवाते हैं। समूहेषु चर्चा कविताम अधिकृत स्व स्व मंतव्यम प्रादान्तु छात्राणां निर्दिशति, कविता पाठ्यम कुर्वात् छात्रां पुनरावृत्ति च कर्तुं निर्दिश, पठन अधिगम, पठनगत कठिन शब्दानां अर्थम कंठस्थ, व्याकरण अधिगम निम्न। इसका क्या हो सकता है, आप लोग क्वेश्चन में टिक लगा के भेजिए। कविता कुर्यां, रचनात्मक कक्षा में कविता पाठन कुर्वान् छात्रां पुनरावृत्ति च। देखिए 1 नंबर हो सकता है समहेशु, समूहेशु चर्चा कविता, समूह में जब कोई भी चीज का चर्चा करते हैं तो वो ज्यादा क्या होता है, रचनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पद पाठ योजनायां काठिन्य निवारणख्ये सोपानं विभु इतस्य पदस्यार्थः केन प्रविधिना ज्ञापयितुं शक्यते। पद पठन योजना कठिन निवारण के लिए सोपान में विभु जो है इत्यस्य पदस, यानी विभु जो है, विभु पद जो है, केन प्राविधान ज्ञापित शक्यते, कौन से प्रावधान लागू हो सकता है। व्युत्पत्ति प्रावधान, प्रत्यक्ष प्रावधान, पर्याय कथन प्रावधान, संकेत प्रावधान। देखिए कठिन पद का निवारण करने के लिए, कठिन निवारण करने के लिए पाठ योजना का, तो देखिए संकेत प्रावधान हो सकता है या प्रत्यक्ष प्रदर्शन हो सकता है, कौन हो सकता है आप लोग बताइए। देखिए पर्याय कथन प्राविधान कहते हैं पाठ योजना में कठिन निवारण के सोपान हेतु विभु इस पद की व्याख्या में कौन सी विधि बताई जा सकती है। पद पाठ की योजना में कठिन निवारण सोपान में विभु इस पद की व्याख्या पर्याय कथन विधि से बताई जा सकती है। जैसे कविता शिक्षण के उद्देश्य देख लीजिए थोड़ा सा। कविता को विद्या से परिचित होना, कल्पनाशीलता की ओर बढ़ना, कविता की व्याख्या कर पाना, कविता के लय और ताल छंद का आनंद उठा पाना, ज्ञान संपदा को बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षिका नव संदर्भेषु भाषाया प्रयोगार्थम छात्रेभ्यः अवसरं ददाति। येन छात्रा, शिक्षिका जो है नवीन शब्द, नव संदर्भ यानी नया नया संदर्भ में भाषा का प्रयोग छात्र के अनुसार अवसर प्रदान करते हैं, छात्र को अवसर प्रदान करते हैं। ये छात्रा के बीच में क्या करना चाहते हैं, प्रश्नानां श्रुत्वा उत्तरं देत, यानी प्रश्न को सुनने के बाद कहते हैं उत्तर देने के लिए विभिन्न गद्य के अनुसार गद्यानाम अध्ययन करने के बाद अवगमन करियो, अवगमन करना चाहते हैं। कविता नाम उच्चारण कंठस्थीकरण च करियो, कविता का जो है उच्चीकरण करना चाहते हैं। स्वयं अभिव्यक्ति करियो, स्वयं जो उसका अभिव्यक्त करियो। तो विभिन्न अध्ययनम ये हो सकता है या कविता ये हो सकता है। देखिए स्वयं अभिव्यक्ति कृतु, मेरा पहले भी गलती हुआ था, अभी भी गलत हुआ। अब देखिए शिक्षिका नव संदर्भ में भाषा प्रयोग के लिए छात्रों को अवसर देती है। वे छात्र जो है क्या करना चाहते हैं, वे स्वयं शिक्षिका के नए संदर्भ में भाषा प्रयोग का अवसर देने पर, अरे लाइट ई भैग ले चार्ज नहीं छात्र को स्वयं से अभिव्यक्ति करने के लिए कहती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संदर्भ वैविध्य गतिविधि प्रयोग प्रतिपुष्टि इत्यादिनां दृष्ट्या किम अनुदेशनम छात्रेभ्यो अधिकांश अवसरं प्रदत्ति। यानी संदर्भ के विविध गतिविधियों का प्रयोग प्रतिपुष्टि इत्यादि यानी इत्यादि दृष्ट्वा किम अनुदेशनम छात्रेभ्यो। और 5 मिनट। संदर्भ के विविध गतिविधि का प्रयोग करने की प्रतिपुष्टि यानी प्रदान करने के लिए छात्र का अवसर प्रदान करना चाहिए। कैसे? प्रदर्शनम, दूरस्थम, अभिक्रमितम, संगणक संबंध। देखिए प्रत्यक्षम हो जाएगा। देखिए प्रत्यक्षम नहीं हुआ, संगणक संबंध है। अब देखिए क्यों कि संदर्भ विविध गतिविधियों प्रयोग प्रतिपुष्टि इत्यादि दृष्टि से कौन सा अनुदेशन छात्रों को विशेष अवसर प्रदान करेगा। देखिए संदर्भ वैविध्य गतिविधि प्रयोग प्रतिपुष्टि इत्यादि दृष्टि से संगणक यानी कंप्यूटर अनुदेशन छात्रों को विशेष अवसर प्रदान करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिव्यांग बालकानां आवश्यकतानां विषये ज्ञान ज्ञापनार्थं उपयोगी भवन्तु शक्नोति। दिव्यांग बालक की आवश्यकता अनुसार विषय के ज्ञान का अर्थ उपयोगी होगा। कैसे? पाठ्य पुस्तकम दिव्यांग बालक के लिए, तेषांग अभिभावक शिक्षा मनोविज्ञान सहायक सामग्री हो सकता है, या पाठ्य पुस्तक मनोविज्ञान का पाठ्य पुस्तकम हो सकता है, शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए कहते हैं कि दिव्यांग बालकों को आवश्यक विषयों का ज्ञान कराने के लिए उपयोगी है। जो बालक स्वयं की शारीरिक क्षमताओं के कारण औसत बालकों के समान क्रियाकलाप संपन्न नहीं कर पाता, उसे दिव्यांग बालक कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जिसके लिए शिक्षा इसका ध्यान निदान करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान सबसे अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी कैसे होता है? शिक्षा मनोविज्ञान उसके लिए उपयोगी होता है। अधिगम व्यवहारे उत्तरोत्तर समायोजन, अधिगम के व्यवहार में उत्तरोत्तर समायोजन के लिए प्रक्रिया है। इदं कथम अस्ति। अधिगम व्यवहार के लिए उत्तरोत्तर समायोजन की प्रक्रिया है। यह किसने कहा था? कप्पुस्वामी, डेवी महोदय, वुडवर्थ। अधिगम के बारे में वुडवर्थ महोदय, स्किनर महोदय। अब देखिए कहते हैं अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर समायोजन प्रक्रिया, यह कथन है किसका? यह कथन है स्किनर महोदय का। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर समायोजन की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर स्किनर, इतना याद कर लीजिए, उत्तरोत्तर स्किनर। हम भी याद कर लेते हैं अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर स्किनर, तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और देखिए कप्पुस्वामी क्या कहते हैं? अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव एक परिस्थिति में उसके अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में व्यवहार एक नवीन प्रतिक्रिया अर्जित करती है। देखिए कप्पुस्वामी ये महोदय अपने देश के होंगे, पक्का अपने देश के होंगे, क्योंकि नाम से ही पता चलता है कि ये जो है अपने देश के। वुडवर्थ महोदय व्यवहार के कारण व्यवहार में आई नवीन परिणति को परिवर्तन कहते हैं, परिवर्तन अधिगम है। वुडवर्थ महोदय कहते हैं, स्किनर कहते हैं अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर समायोजन, और क्रो एंड क्रो कहते हैं आदत ज्ञान तथा वृत्तियों का अर्जन ही ज्ञान अधिगम है। ठीक है, समझ गए चारों को? चलिए समझते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना मुख्यतम आधारभूत सोपानानि कीर्ति। यानी पाठ योजना के मुख्यतः आधारभूत सोपान है। कितने होते हैं? 7, 8, 6, 5 जो होते हैं। देखिए हमको पता नहीं है, हम लगा देते हैं 8 में लगाते हैं, लेकिन होता है 5। हमको पता खुद ही नहीं था। तो आज का क्वेश्चन जो है देखिए इसमें कहते हैं उपयुक्त पाठ योजना के मुख्य आधारभूत सोपान की संख्या, आधारभूत सोपान की संख्या 5 है। देखिए कौन कौन सा? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण, प्रयोग।